नमस्कार, आदाब, हेलो एंड वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और आज हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जो ग्लोबल हेडलाइन है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रस्तावित किया गया गाजा के लिए एक शांति योजना, एक पीस प्लान और उस पर अब हमास की प्रतिक्रिया आई है। हमास ने कहा है कि कुछ की एलिमेंट्स जो हैं इस प्लान के वो उन्हें एक्सेप्टेबल हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या सही में गाजा में शांति की कोई उम्मीद है? फिलिस्तीनियों के भविष्य का क्या होगा? क्या ये डील टू लिटिल टू लेट है, कंसिडरिंग कि 66,300 more than 66,300 Palestinians have been killed in the Israeli invasions in Gaza, जिसे जेनोसाइड से कम करार नहीं दिया जा रहा है और इसमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मास स्टार्वेशन हो रही हैं, लाखों लोग ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। कम से कम 70% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस्ड है। आप नेबरहुड आफ्टर नेबरहुड अगर आप गाजा की देखें तो इट्स ऑल बीन फ्लैटेंड आउट, इट्स बीन टर्न्ड इनटू रबल्स। और इसके लिए दुनिया भर में लगातार हम देख रहे हैं कि सपोर्ट के लिए जो प्रो पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी है वो भी एक्सप्रेस किया जा रहा है और लोग सड़कों पर इसके लिए बाकायदा निकल रहे हैं। वो यूरोप की तस्वीरें हों, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीरें हों, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आखिर कौन सी एलिमेंट्स हैं जो हमास ने एक्सेप्ट की हैं। एंड द क्रूशियल क्वेश्चन, क्योंकि याद हो कि ये पीस डील तब अनाउंस हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मुलाकात की विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इन व्हाइट हाउस। नेतन्याहू ने कतर से बाकायदा माफी मांगी जो इजरायली स्ट्राइक्स किए गए थे उसके लिए। उसकी इमेजेस रिलीज हुई कि ट्रंप उनके पास बैठे हुए हैं, नेतन्याहू फोन करके माफी मांग रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया है तुर्की, कतर, सऊदी जैसे देशों का इस पीस डील के लिए। तो इसमें आगे अब क्या कुछ होगा, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान अभी हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ सुहासिनी हैदर जो हमारे साथ हैं, जो द हिंदू की डिप्लोमेटिक एडिटर हैं। बहुत शुक्रिया सुहासिनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया स्मिता। साथ ही कबीर तनेजा वेस्ट एशिया में खास करके बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ हैं और काउंटर टेरर स्पेशलिस्ट भी हैं। शुक्रिया कबीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया स्मिता। और आप दोनों से बातचीत करने के पहले सबसे पहले अगर मैं दिखा सकूं दर्शकों को कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा इस पीस डील को लेकर और खास करके हमास की जो रिएक्शन आई उसके बाद। याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले एक बकायदा थ्रेट भी दिया था और उन्होंने कहा था कि रविवार शाम तक हमास इस डील को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो फिर इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होगी, इट विल बी पुल्ड आउट ऑफ द टेबल। इसमें इन्होंने काफी सारे बातें की हैं। ये भी कहा है कि एक तरीके से इंटरिम एक टेक्नोक्रेटिक बोर्ड का भी गठन होगा। टोनी ब्लेयर जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर को इस बोर्ड में रखा गया जिसे लेकर क्रिटिसिज्म हो रही है दुनिया भर में। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्या रिएक्शन दिया है, पहले वो हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। That helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Okay, everybody will be treated fairly is what Trump promises. Suhasini, if I may start with you. जो ये कह रहे हैं कि peace is possible in the Middle East, जो व्हाइट हाउस भी लगातार फ्लैश कर रहा है, does it really look achievable at this point? स्मिता, first to start with, मुझे लगता है कि you have to look at what is this Gaza proposal. क्या ये proposal में कुछ नया है जो पिछले 2 साल से हम नहीं सुनते आ रहे हैं, बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस तरह के बहुत प्रपोजल्स आए थे जहां उन्होंने कहा था
कि हमास पहले सारे बंदियों को, सारे हॉस्टेजेस को छुड़ा दे, उसके बाद यूएस एक द्विपक्षीय वार्ता या एक मीडिएशन करेगा इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में। लेकिन अब तक हमास ने कहा है अगर हम सारे बंधकों को रिहा कर दें, छोड़ दें, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा बार्गेनिंग के तौर पे। तो पहली बात तो ये है कि इसमें ये अलग चीज है। दूसरी बात ये जरूर है कि मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी आएगी जो पैलेस्टीनियंस से बनी होगी, लेकिन और भी लोग होंगे। अब हमास ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है उन्होंने कि वी विल ट्रांसफर टू ए ट्रांजिशनल अथॉरिटी ऑफ टेक्नोक्रेट पैलेस्टीनियंस। तो सिर्फ पैलेस्टीनियंस की बात है। ये जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बात की है, जहां पे वो चेयरमैन है, टोनी ब्लेयर भी उस पे हैं, अभी तक उस पे हमास ने कुछ कहा नहीं है। कि फॉरेनर्स, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये सब जो गाजा प्रपोजल में है अमेरिका के, उस पे हमास ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। मुझे लगता है जो हमास कह रहा है अभी कि हाँ हम तैयार हैं बंधकों को रिहा करने के लिए। पहले भी हमने किए हैं, आई थिंक 250 के करीब जो उन्होंने हॉस्टेजेस लिए थे 2 साल में, अब 50 के करीब बचे हैं। और उन 50 में वो कहते हैं कि 20 की पुष्टि है कि वो आज भी जिंदा हैं। तो उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप वहां पे कर रहे थे। अब और जो हमास कह रहा है कि अब हम इस पे बातचीत करेंगे कि निगोशिएशंस, अब हम बंधकों को रिहा करने पे बात करेंगे। अब देखते हैं अगर ये होगा संडे के पहले, या मिस्टर ट्रंप कहेंगे कि संडे के पहले अगर सब रिहा नहीं हुए तब ये डील भी ऑफ है। और इसके और संडे शाम के बीच में, और हमारे इंडिया में मंडे सुबह की बात होगी कि क्या इजराइल भी अपनी तरफ से और कोई बयान जारी करे। अभी ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को पूरी तरह से अपनी फायरिंग बंद करनी है। तो मुझे लगता है इसके पहले कि हम इस पे भी बातचीत करें कि ये सोल्यूशन क्या वायबल है, अगले कुछ 2 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि दोनों की नीयत क्या है, दोनों तरफ की नीयत क्या है। क्योंकि अब तक काफी बार हुआ है कि हमास और इजराइल के बीच में बातचीत हुई है। हाल ही आई थिंक मार्च तक बातचीत कुछ तरह से हो रही थी बंधकों को रिहा करने पे। अब एक नई पहल आई है इसमें। तो मुझे लगता है जो दूसरी बात है जो गाजा की रिकंस्ट्रक्शन की है, न्यू गाजा बनाने की है, वो थोड़ी बाद में उस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले बंधकों की बात होगी। जैसा सुहासिनी ने कहा कि हमें इस प्लान को समझना होगा और हमास के रिस्पॉन्स को समझना होगा। और हमास ने कहा है कि अभी तक चूंकि उनको, ट्रंप ने अपने प्लान में कहा कि उनके लिए कोई गवर्नेंस भूमिका नहीं है, गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा। हमास इज इंसिस्टिंग कि हमें, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन नेशनल फ्रेमवर्क। आप कैसे देख रहे हैं हमास के रिस्पॉन्स को? ये कितनी परसेंटेज एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेंस दिखाई है उन्होंने इन देयर रिस्पॉन्स? थैंक्स मिता। देखिए मेरे ख्याल से पहली बात ये जानना जरूरी है कि मेरे ख्याल से हमास और इजराइल पे दबाव जो यूएस का है दोनों बराबर का चल रहा है अभी। मेरे ख्याल से अगर आप नेतन्याहू का रीसेंट ट्रिप देखिए, उनकी फोटोज देखे जो उनको अपॉलॉजी करते हुए निकाली गई जो कतार प्राइम मिनिस्टर की थी, तो एक काफी फाइनली मेरे ख्याल से एक लेवल ऑफ प्रेशर मोबिलाइजेशन चल रही है वॉशिंगटन में, जहां पे इवन मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप अब थोड़ा थक चुके हैं नेतन्याहू से। तो दोनों जगह का प्रेशर है। तो हमास का जो अभी बयान आया है अगर आप उसको देखें, वो ज्यादातर सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशन को लेके ही है। अगर आप उसकी लैंग्वेज देखें, वो ज्यादा ये बात कर रहे हैं ठीक है बाकी जो चीजें हम इतना इस पे अभी इतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हॉस्टेज को लेके हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा हॉस्टेजेस जितने बचे, जैसे सुहासिनी करी थी, आई थिंक 20 या 25 के बीच में एस्टिमेशन है, इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन डिसीज्ड, उसको मिला के आई थिंक 45-50 के करीब आता है। इन सबको हम रिहा करने की सोचेंगे। तो अब ये मेरे ख्याल से बयान भी इसलिए आया है क्योंकि एक अल्टीमेटम संडे तक का दिया गया था और कल संडे है। तो मेरे ख्याल से हमास आल्सो वांटेड टू बी श्योर कि एकदम मिलिट्री बम्बार्डमेंट डज नॉट स्टार्ट एट द सेम लेवल जिस लेवल पे चल रही है। सेकंड बात, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब हम ब्रॉडर पीस की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ पीस डील इन एनी शेप और फॉर्म। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हॉस्टेज रिलीज की बात कर रहे हैं, हाउ टू मेंटेन इजराइल्स पोजीशन एंड हमास's पोजीशन गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एट बेस्ट। अगर आप उनका जो 21 पॉइंट का जो फ्रेमवर्क देखें, आईएसएफ की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसमें अगर ये सीरियसली मोबिलाइज्ड प्लान होता तो आईएसएफ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी होती।
है ना। तो जितना जो हमें बेड वर्क करना होता है ऐसी चीजों को मोबिलाइज करने के लिए, उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी ही जस्ट लेड आउट द ब्लूप्रिंट, है ना। और फाइनली एक चीज हमें और याद रखनी पड़ेगी कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर ट्रंप बात करता है टू स्टेट सोल्यूशन की, या सऊदी अरेबिया बात करता है टू स्टेट सोल्यूशन की, या अरब वर्ल्ड बात करता है टू स्टेट सोल्यूशन की, जो सब कह रहे हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने कहा था कि विदाउट टू स्टेट सोल्यूशन हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा इंपेडिमेंट जो टू स्टेट सोल्यूशन का है वो इजराइल और हमास खुद हैं, दोनों। इनकी एक कॉमन पॉलिसी यही है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहते फॉर वेरियस रीजंस। तो ब्रॉडर पीस की बात करना मेरे ख्याल से फ्यूटाइल एक्सरसाइज है अभी फिलहाल। जो बात अभी चल रही है, जो इमीडिएट सिचुएशन को कैसे अरेस्ट किया जाए, इसराइल की बॉम्बिंग कैसे छोड़ी जाए, और जो हॉस्टेजेस हैं जो ट्रंप चाहता है, जिनको ट्रंप को अच्छी फोटो ऑप मिल जाए एक हॉस्टेज रिलीज की, वो क्लेम कर सके कि मैंने ये कराया है, वो डिलीवर हो सके। तो एकदम शॉर्ट टर्म गेन्स की बात चल रही है अभी। तो ऐसे में आपको कितनी चांसेस लग रही हैं इस वक्त कबीर की नेतन्याहू विल एक्चुअली गो थ्रू विद दिस एट ऑल? क्योंकि ये जो बॉम्बिंग वाली बात है वो काफी स्ट्रॉन्ग टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप बम्बार्डमेंट तुरंत बंद करें। बोथ आईडीएफ और इजराइल ने अभी मेरे ख्याल से पिछले कई मिनटों में कहा तो है कि वो इस प्लान को मोबिलाइज करेंगे। अब वो कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, डिपेंड करता है कि जो हॉस्टेज एक्सचेंज है वो कैसे होगा। अगेन, हमने ये अभी डिस्कस नहीं किया है कि उसकी मोडालिटीज क्या हैं, कैसे होगा। अगर पिछली बार जब हॉस्टेज रिलीज हुए थे उसी तरह से हुआ, तो हमास भी इसका शोषा करेगा पूरा, है ना। एक पूरा थिएटर होगा इसका, वो पूरी अपनी यूनिफॉर्म में आएंगे, कैमरास होंगे, एक प्रॉपर सेरेमोनियल टाइप हमास का होगा, जहां पे हमास भी ये क्लेम कर पाएगा कि हमने देखो 2 साल तक इनको रखा, अभी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पॉलिटिकली, लेकिन हमने इसराइल को इतनी बड़ी चोट दी थी कि उनको आके हमसे बात करनी पड़ी और हमसे समझौता करना पड़ा, चाहे ट्रंप के थ्रू हो या ना हो। इसराइल की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी, नेतन्याहू की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हमास के साथ, है ना। तो which does not sell very well to his constituency, which is center right and right at this point of time, जो उनकी सरकार के जो अदर मेंबर्स हैं। तो ये खेल कैसे होगा और ये एक्सचेंज कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। इसके आगे क्या होगा वो हमें थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा। सुहासिनी, योर रिएक्शन? क्योंकि जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, आई मीन नाउ इट्स वेरी वेल अंडरस्टूड कि दिस वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेतन्याहू's पॉलिटिकल सर्वाइवल। ये फीलिंग है कि ये वॉर जिस दिन खत्म हो गया, थम गया, नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी। तो आई थिंक कंटिन्यूइंग विद दिस वॉर इज आल्सो इन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। सुहासिनी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। स्मिता, जो आप नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, ये शायद अक्टूबर 2023 से ही लागू है कि जिस दिन ये जो वॉर इनका बंद होगा, इसराइल जो बॉम्बार्डमेंट है गाजा की और उसके ऑपरेशंस हैं गाजा में, जिस दिन वो बंद होगा तब बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे नेतन्याहू से कि क्या उस वक्त जब ये अक्टूबर 7 का मैसेकर हुआ, टेररिस्ट अटैक्स हुए, कि उन्होंने तब क्या किया था। उसके बाद आप हर महीने अगर देखें, एक ना एक डील जब थी, तब भी हमास ने कहा था अक्टूबर आई थिंक 9 या 10 तारीख को 2023 में हमास ने कहा था हम सब बंधकों को रिहा कर देंगे, आप अपने सोल्जर्स को गाजा स्ट्रिप में ना लाइए। उसके बाद जब भी हमास को बताया गया है कि उनको ये डील करनी है, तो हमास ने कहा है कि हम रिहा कर देंगे लेकिन आप गोलीबारी बंद करो। तो ये जो सीज फायर और हॉस्टेज रिलीज के बीच में जो चल रहा है, ये तब से चल रहा है। तो एक तो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि अगर यही डील आपको आज एक्सेप्ट करनी थी तो पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट कर देते, जब 65,000 लोगों की मौत नहीं हुई थी गाजा में, जब इजरायली जो फैमिलीज हैं वहां, आपने देखा होगा टेल अवीव में हर दिन वो फैमिलीज रिमेम्बरेंस स्क्वायर में आते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो लगातार कहते आए हैं कि आप ये गोलीबारी बंद करो, पहले हमारे बंधकों को रिहा करो, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि गाजा के साथ क्या होगा। तो ये भी प्रश्न नेतन्याहू से पूछा जाएगा। और जहां तक उनकी अपनी सरकार है, ये जो बेज़लेल स्मोट्रिच जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हाल ही इंडिया भी आ चुके हैं, हालांकि वो और देशों में वेस्टर्न यूरोप में बैन हो चुके हैं, वो फार राइट लीडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इस डील का कुछ नहीं होना है, ये डील तो एक या दो दिन में खत्म हो जाएगी।
तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। ये जरूर है कि जब जहां तक बंधकों की बात है, तो मुझे लगता है एक बार निगोशिएशन शुरू हो जाएगी तो किसी टर्म्स पे हमास एग्री कर जाएगी, क्योंकि हमास ने आज तक जितने भी बंधकों को रिहा किया है वो एक सीजफायर डील के तहत रिहा किया है। आज तक जो ऑपरेशंस इजराइल ने किए हैं, आईडीएफ ने किए हैं, उसमें शायद 5 या ऐसे कुछ बंधकों को रिहा किया गया है, या वो उनको बाहर ले पाए हैं, या उनकी बॉडीज उनको बरामद हुई है। लेकिन एक्चुअल जो रिलीजेस हुई हैं वो सब सीजफायर डील्स के तहत हुए हैं। तो आई थिंक कबीर को पता होगा, लेकिन 4 या 5 बार ये हो चुका है। तो हमास बस यही कह रहा है कि हमारे जो उनकी पहली उनका पहला स्टैंड था वो फिर से दोहरा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि नेतन्याहू, जैसे आप कह रहे थे, एक असमंजस में है, इसीलिए जब वॉशिंगटन से वापस आए हैं तो उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है, क्योंकि वो भी देखना चाह रहे हैं दोनों तरफ। मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा सिनिकल मैं साउंड कर रही हूँ, लेकिन हमने ये 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, दोनों तरफ यही चाहते हैं कि दूसरी तरफ नकार दे मिस्टर ट्रंप को। आज के ज़माने में पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कोई भी साइड मिस्टर ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि हमास, जो एक एंटी अमेरिकन, एंटी वेस्टर्न मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना जो बयान शुरू करती है वो मिस्टर ट्रंप को वेलकम करने के साथ शुरू करती है। तो जो सारे देशों के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तुर्की, पाकिस्तान और भारत भी, सब ट्रंप की सराहना करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में, जहां जैसे करीर ने कहा कि इतना प्रेशर डाला जा रहा है दोनों तरफ से, दोनों तरफ कह रहे हैं कि हाँ, हम मानते हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन मन ही मन में मुझे लगता है वो सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ नकार दे तो अच्छा है। तो हमास सोच रही होगी कि अगर आईडीएफ सीज फायर पहले करें, क्योंकि ये सब सीक्वेंसिंग की बात है स्मिता, और 1 या 2 दिन की भी नहीं, कुछ घंटों की भी बात हो सकती है। सीक्वेंसिंग की बात है कि पहले क्या आईडीएफ सीज फायर अनाउंस करेगी या बंधक रिहा होंगे, और मुझे लगता है दोनों तरफ करना चाहते हैं कि पहले आप कीजिए। जी, ये लखनवी जो हैं अदब के मामले में तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन बस पहले आप ज़रूर कर रहे हैं सीज़ फायर को अनाउंस करवाने के लिए। लेकिन ये सिनिसिज्म जो आप कह रही हैं ना सुहासिनी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी शेयर इट, क्योंकि हमने इस चीज़ को बार-बार होते हुए देखा है, और ये सिर्फ पिछले 2 साल की बात नहीं है, ये तो जब से इज़राइल हमास की वॉर चल रही है। कबीर, जो हमारे दर्शक हैं, जिनको मैं एक बार, जो यहाँ जुड़ रहे हैं, उनको एक बार याद भी दिला दूँ कि हम जिस पीस डील की बात कर रहे हैं, वो पीस डील आखिर क्या है। उस पीस डील में ये भी कहा गया है कि हमास, जो 2007 से जिनका गाजा पर नियंत्रण है, वो लोग खुद को डिसआर्म करेंगे, गाजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा, और करीब जो है वहां से इजरायली आर्मीज का कहा गया मिलिट्री ऑपरेशंस की ग्रेजुअल विड्रॉल होगी। इंटरनेशनल जो पीस कीपर्स हैं वो टेक ओवर करेंगे। इस वक्त करीब 48 जो हैं, 48 हॉस्टेजेस, इजरायली हॉस्टेजेस हैं गाजा में, जिनमें से 20 माने जा रहे हैं कि अभी भी जिंदा हैं। इन सबको लौटाया जाएगा, और करीब 1700 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं जिनकी एक्सचेंज स्वैप में जो है उनको लौटाया जाएगा। कबीर, आपको भी यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर हमास ने भले ही जो वेलकम किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अरब वर्ल्ड और ट्रंप के प्रेशर के तहत ही इसे वेलकम किया है, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट्स दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन कंट्रोल ऑन गाजा? मेरे ख्याल से अरब वर्ल्ड का प्रेशर तो है ही है, खैर, और ट्रम्प का प्रेशर भी है ही है, इसी को तो राय नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमास ने पिछले 2 साल में बहुत डैमेज भी इनकलकेट किया है ना। तो वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम एवर्स हैं कि हम ये ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम हमेशा के लिए लड़ सकते हैं, और हमेशा के लिए इजराइल से हम और हमेशा तक हम इजरायली बम्बार्डमेंट गाजा के अंदर झेल सकते हैं, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी पॉपुलेशन को, वो भी अपनी पॉपुलेशन को नहीं बेच पाएंगे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो। बियॉन्ड द पॉइंट ऐसी वायलेंस नहीं बेच सकते अगर आप कंट्रोल में है एक ज्योग्राफी के या स्टेट के। तो मेरे ख्याल से हमास के लिए भी उनको एक ऑफ रैम्प की जरूरत है इस पॉइंट पे, है ना। हमास की एक चीज तो हमने देखी है कि जो उनकी नेगोशिएटिंग कैपेसिटीज हैं, चाहे इस्माइल हानिया मर गए हों या सिनवर मर गए हों, लेकिन उनकी नेगोशिएटिंग कैपेसिटीज काफी कंसिस्टेंट रही हैं। तो मतलब एक पॉलिटिकल डेप्थ तो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जहां पे वो अभी मात खा रहे हैं वो मिलिटेंट डेप्थ में है। वहां पे उनके काफी जो नंबर्स हैं बहुत गिर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मेरे ख्याल से डेसिमेट हो चुका है, और आगे अगर उनको बढ़ना है
एज एन एंटिटी, चाहे पॉलिटिकली हो या मिलिटरीली हो, उसके लिए उनको नंबर्स की जरूरत है। तो वो भी चाहते हैं कि थोड़ा ब्रीदर ऐसा मिले या थोड़ा ऐसा हम पॉलिटिकल इम्पास में कम से कम आ जाए जहां पे वो एक ऐसे मौका पे हो जहां पे ना उनको डिसमेंटल किया जाए और ना ही उनको टारगेट किया जाए, जहां से थोड़ी सी रिबिल्डिंग हो सके। और वही मेरे ख्याल से अगर आप इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें तो जो दूसरे तत्व से जो ज्यादा प्रेशर आता है नेतन्याहू पे, उनके जैसे स्मोट्रिच हो गए, जैसे सुहासनी ने कहा, या बेनेतवीर हो गए, जो थोड़े सेंटर राइट फार राइट वाले पॉलिटिशियंस, वो यही कहते हैं कि अगर आप अभी खत्म नहीं करोगे तो फिर बाद में ये सेम प्रॉब्लम वापस आएगी। तो जो नेतन्याहू का स्टेटेड एम है, वो स्टेटेड एम ये है कि हम एलिमिनेशन ऑफ हमास चाहते हैं। तो अगर आज नेतन्याहू इस डील को कबूल करते हैं, या डील को जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि आईडीएफ इंप्लीमेंट करना शुरू कर रही है या नेतन्याहू इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं, तो जो उनका मिलिट्री स्टेटेड एम था वो उससे हट रहे हैं फिर, और वो उनके लिए डोमेस्टिकली थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो उनके जो सपोर्ट में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सेंटर राइट और फार राइट के, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनकी गवर्नमेंट को, वो हो सकता है मेरे ख्याल से इमीडिएटली नहीं, लेकिन हो सकता है जो वॉर मंगरिंग पॉपुलेशन और सपोर्टर्स हैं उनके, आर दे वे मोर देन, बिकॉज देयर इज आल्सो अ सेक्शन विद इन इजराइल जो कह रहा है कि आप जो है इस वॉर को रोकें, आप सोल्यूशन ढूंढें। क्या आपको लगता है कि वो बहुत छोटी एक मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है? नहीं, मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन और काफी ठीक ठाक पॉपुलेशन है। लेकिन देखिए, जो पॉपुलेशन कह रही है कि इसको बंद करिए, वो इसलिए कह रही है कि इसलिए इसको बंद करिए और हॉस्टेजेस छुड़वाइए। मेरे ख्याल से एक कंसेंसस जरूर है कि जो इजरायली मिलिट्री एप्लीकेशन जो है अभी गाजा में अगेंस्ट हमास, उसके अगेंस्ट मेरे ख्याल से इतना जोर नहीं है। मैं इजराइल में था 1-2 महीने पहले, तो एक जो मेन जो साइकोसिस है इजराइल के अंदर, वो हॉस्टेजेस को लेके है, और इसको लेके भी है कि वहां पे मिलिट्री जो सर्विस है वो मैंडेटेड है, तो सबके घर से 1-2 लोग किसी ना किसी फ्रंट लाइन पे अभी हैं जो लड़ रहे हैं। चाहे गाजा, हमें याद रखना पड़ेगा, सिर्फ फ्रंट लाइन ही है, लेबनान के साथ भी है, सीरिया के साथ भी है, और हूतीज के अगेंस्ट भी है। तो मिलिटरीली पूरा कंट्री मोबिलाइज्ड है इस टाइम पे। तो जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, वो काफी मल्टी मोडल है उस मामले में। तो मेरे ख्याल से जब वो गाजा की भी बात कर रहे हैं, वो जो सपोर्ट वो चाहते हैं कि नेतन्याहू डील साइन करे जिससे हॉस्टेजेस वापस आ जाएं, और उसके बाद हमास का क्या करना है, मेरे ख्याल से वो इतना कोई डिवीजन नहीं है इजराइल में कि उनको मिलिटरीली या उनको डिसमेंटल करने की जरूरत है। ओके, मैं थोड़ा सा जो है ग्लोबल रिएक्शंस पर भी बात कर लेती हूँ इस वक्त, और इंडिया के भी हम रिएक्शंस देख रहे हैं। जिस दिन पीस प्लान अनाउंस हुआ उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्वागत किया, और आज सुबह सुबह हमने देखा कि एक बार फिर से ट्वीट आया है जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आपके यूट्यूब पर, कि वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स लीडरशिप एज पीस एफर्ट्स इन गाजा मेक डिसाइसिव प्रोग्रेस. Indications of the release of hostages mark a significant step forward. India will continue to strongly support all efforts towards a durable and just peace. और इंडिया के साथ साथ जाहिर सी बात है, यहाँ सऊदी इमानुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, या अर्डोआन टर्की के प्रेसिडेंट हो, इन सब ने स्वागत किया है इसे, कहते हुए कि ये सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स पीस. सुहासिनी, कमिंग टू यू, हमने कल ही देखा विदेश मंत्रालय के भी ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल को हमारा आप और दूसरे लोग सवाल पूछ रहे थे पीस प्लान को लेकर. इंडिया की जो स्टेटेड पोजीशन है वो सिर्फ उसी पर कायम थे. इंडिया की ये पोजीशनिंग इस वक्त कितनी ज्यादा दिख रही है टू एटलीस्ट align with Trump more importantly than really going into the details at this point? I think that's correct, स्मिता, कि इंडिया अभी शायद अपना जो रुख है मिस्टर ट्रम्प को दिखाना चाह रही है कि हम आपके समर्थन में हैं, जो मोदी सरकार कर रही है, और जो बयान हमने देखे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी तरफ से कोई बयान एक्चुअली दिया नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन को जब पूछा गया था आपका क्या रिस्पॉन्स है ये गाजा प्लान पे, उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी सराहना की है, इसको वेलकम किया है. तो मुझे लगता है कि अभी ये ट्वीट्स का ही मामला है जहाँ पे वो ट्वीट्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ये भी है कि जो भारत के का स्टैचर था इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे, जो भारत की हस्ती थी पहले, उससे शायद मुझे लगता है कि भारत काफ़ी अब कट आउट हो गया है.
पहले 1970s 1980s में भारत जाना माना था क्योंकि वेस्ट एशिया से बाहर पहला ये देश था जिसने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था और पैलेस्टीनियन लोगों के साथ भारत का जो समर्थन था वो भी जाना माना था। उसके बाद जब इजराइल के साथ बातचीत शुरू फिर से हुई, डिप्लोमेटिक रिलेशंस फुली उनकी स्थापना हुई 1991 में, उसके बाद भी भारत का जो की जो स्टैंडिंग थी उसमें देखा जा रहा था कि दोनों तरफ बहुत चाहते थे कि भारत एक निष्पक्ष तरह से एक दोनों के हितकारी पोजीशन से भारत कोई ना कोई रोल अपनाए। लेकिन इस वक्त पे जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में जो भी गाजा और इजराइल के साथ हो रहा है वहां पे भारत का कोई रोल नहीं है। दूसरा, मिस्टर ट्रम्प ने एक हफ्ते पहले वहां यूएन में लीडर से बातचीत की थी इस गाजा प्लान पे, तो मतलब एक काइंड ऑफ प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग उनको दी थी। वो किस देश के नेता थे? वेस्ट एशियन नेता थे, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इस तरह के, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये सारे देश जो थे उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बाकायदा ब्रीफ किया था गाजा प्लान पे, और इसी वजह से सारे देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दी थी गाजा प्लान के स्वागत के लिए। अब भारत का वहां पर भी नाम नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में भारत और यूएस के बीच में जो तनाव है उसके काफी सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण ये जरूर है और दिखता भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्वीट से और बार बार कहने से कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि वो कहीं पीछे हैं औरों से प्रेसिडेंट ट्रम्प की सराहना करने में। इसमें ये भी है कि पाकिस्तान के साथ जो राइवलरी है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और फिर पाकिस्तान का सऊदी अरब से एक पैक्ट बनाना, ये सब बातों से ऐसे लगने लगा है कि भारत का कोई यहाँ पर स्टैंडिंग नहीं है, उसको पूछा नहीं जा रहा है। शायद इजराइल भारत के लिए काफी ज्यादा मतलब कह रहा है कि भारत को आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में भाग लेना चाहिए, लेकिन जो पीस प्रोसेस है उसमें भारत को ना पूछा जा रहा है, ना भारत की कोई राय मांगी जा रही है। तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हमने ये रुख अपनाया है कि हम बस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। तो जो 2 ट्वीट्स हैं, और प्रधानमंत्री ने पहले जो ट्वीट 7 भाषाओं में किया था, चीनी में भी उन्होंने ट्वीट किया, हिब्रू में किया, स्पेनिश में किया, सारे जो यूएन के लैंग्वेजेस हैं। हाँ बिल्कुल, बट एक मतलब अगर उन्होंने किया है तो कुछ सोच के किया होगा कि मिस्टर ट्रम्प को पता चले कि भारत आपके साथ है। और दूसरा ट्वीट उन्होंने आज सुबह हमास के प्रतिक्रिया पे किया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की लीडरशिप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शायद मोदी सरकार थोड़ा सा कट आउट फील कर रही है एक ऐसे मुद्दे पे जहां पर भारत की जो हस्ती थी बहुत ही बड़ी थी। कबीर, आपकी रिएक्शन और अरब कंट्रीज के जहां तक रिएक्शंस का सवाल है, मतलब ये जाहिर सी बात है, पीस प्लान के पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प वाज कंटिन्यूअसली डायलिंग नंबर्स, अरब लीडर्स के साथ बातचीत हो रही थी, इट डिडंट कम आउट ऑफ द ब्लू। तो कुछ सोच समझ कर ही जो है ये प्लान उन्होंने ऑनबोर्ड तो लिया है लोगों को, लेकिन क्या अरब वर्ल्ड हैज लिटरली उनकी जो पुरानी पैलेस्टीनियन कॉज है वो, is it completely muted today, is it diluted today, and what do you have to say on India's say right now in this entire issue? सी देखिए, मेरे जहाँ तक इंडिया का सवाल है, जो आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ट्वीट आई आज सुबह ही, सब्सक्राइबिंग टू द पीस प्लान प्रोवाइडेड बाय ट्रम्प, आई कंप्लीटली एग्री विद सुहासिनी। अच्छा अपॉर्चुनिस्टिक मौका था मेरे हिसाब से इंडिया के लिए। आप देखें कितना तनाव है अभी इंडिया और यूएस के बीच में, और देखिए ट्रम्प एक पर्सनालिटी लेवल पे काम करते हैं, मतलब उनके साथ वो एक लीडरशिप लेवल पे काम करते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशनल वेज ऑफ डिप्लोमेसी है वो उसका ज्यादा अभी फिलहाल वॉशिंगटन डीसी में ज्यादा कुछ वेट मिलता नहीं है उसको। तो अगर वो देख रहे हैं कि जो ये अभी पीस प्लान प्रेजेंट किए गए हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको पर्सनली
अप्रिशिएट कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द अदर ग्लोबल लीडर्स आल्सो। तो इट्स बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग इन वॉशिंगटन डीसी वंस अगेन, जो आपकी थोड़ी बहुत कैपेसिटी खोई है पिछले कई महीनों में। एक अटेम्प्ट है उसका, ये नहीं कह रहा मैं कि बनेगी या नहीं बनेगी, बट एक अटेम्प्ट है उसका। और जैसे सुहासिनी ने कहा, ये जो पाकिस्तान का इशू है, वी कांट डिस्काउंट दैट। पाकिस्तान ने पिछले 4-5 महीने में काफी बढ़ोतरी करी है वॉशिंगटन के साथ। अभी एक रिपोर्ट आई है उनकी कि वो चाहते हैं ये अमेरिका आके ग्वादर के साइड में एक छोटा पोर्ट है, उसको डेवलप करे, उसको इन्वेस्ट करे। तो एक मोमेंटम आ गया है पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप में, जो काफी अनईज ला रहा है दिल्ली में। तो उसको अरेस्ट कैसे किया जाए, आई थिंक उसके भी आंसर्स इतने क्लियरली तो है नहीं कोई, क्योंकि पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी वॉशिंगटन डीसी में इतनी अभी चलती नहीं है। तो आपको ऑन अ डे टू डे बेसिस देखना होता है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से जो गाजा का जो अभी आया है, प्लान आया है, और जो हमास और इसराइल पे पुश मार रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, लो हैंगिंग फ्रूट फॉर इंडिया है ना। बिकॉज मैं वो उस बात से भी सहमत हूँ कि इंडिया थोड़ा चेकआउट कर चुका है इसराइल पैलेस्टाइन वाली राइवलरी से। देखिए, हमने 80s में पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया था, 150 कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं, और उसके बावजूद भी ज्यादा मोमेंटम आया नहीं है कुछ। अल्टीमेटली जो मोमेंटम आएगा इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में, वो यूएस की तरफ से आएगा, और जो रीजनल पावर्स हैं, अरब पावर्स, इसराइल, इनके बीच में होगा। जो एक्सटर्नल सपोर्ट है, अगर आप देखें, यूरोप में भी देखें, जो एक्सटर्नल सपोर्ट जो अभी आ रहा है, वो या तो एक पर्सनलाइज हिस्टोरिकल स्टैंड से है, आयरलैंड की तरह, जिन्होंने ऐसी चीजें कॉलोनियल बैगेज देखा है, या फिर ज्यादा मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डोमेस्टिक पॉपुलेशंस पुश कर रही हैं, है ना। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी पोजीशन में नहीं है अदर देन द अरब स्टेट्स, इजराइल एंड द यूएस, जहां पे धक्का ऐसा मारा जा सकता है जो आउटकम्स दे। तो अभी अगर इंडिया, जैसे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कतार के साइड में, जब कतार वाली बॉम्बिंग हुई थी एंड ऑल दैट, वो ऑल इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट and not on any sort of historical stances. वो I think वो era जा चुका है, unfortunately or fortunately, that's a different debate. लेकिन अभी हमें ये देखना है कि हम as national interest best क्या निकाल सकते हैं। लेकिन इस इंडिया की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी, सॉरी वेस्ट एशिया पॉलिसी जो है, उसका जो सक्सेस है, वो ज्यादातर इस पे बेस्ड है कि हमने स्टांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं लिए हैं वहां पे, चाहे वो ईरान के साथ हो, चाहे इसराइल के साथ हो, चाहे अरब वर्ल्ड के साथ हो। उसको मेंटेन करना मेरे ख्याल से, कंसीडरिंग इंडियाज रिलेशनशिप विद अरब वर्ल्ड इज वेरी जियोइकोनॉमिक्स नाउ, वेरी बिजनेस रिलेटेड नाउ, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट from Indian point of view to maintain that, and you will not benefit too much getting into an issue that you can't personally influence. Just the final reactions from both of you, Suhasini. Israel की invasion हो, ये genocidal invasion नहीं हम कहेंगे, 66,300 plus people killed, इतने children, इतने aid workers, इतने journalists की killing हुई है brazenly. What is it with the impunity of Israel? जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय एक्टिविस्ट्स को, ग्लोबल, हमने सुमुख सोचुला पर भी देखा, ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट्स को जो बेबी फॉर्मूला लेकर जा रहे हैं, उनको भी आप हमास पेंट करते हैं। हाउ डज इजराइल गेट अवे विद एवरीथिंग? और आज की तारीख में अगर इजराइल ने बैक ऑफ कर दिया, इस डील को नहीं कंटिन्यू किया, बिकॉज वो डील की जब खबर भी आई थी तब भी बॉम्बिंग हो रहा था, तब भी 53 पीपल वर किल्ड इन गाजा। इजराइल, आई एम श्योर, कैन स्टिल गेट अवे विद इट। हाउ, व्हाट इज इट बिहाइंड दिस इम्प्यूनिटीज, सुहासिनी? देखिए, बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, और ये भी जाहिर है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हॉलोकॉस्ट के बाद, जो यूरोपियन देशों ने डिसाइड किया था कि इजराइल को सपोर्ट करेंगे, उसको एक सस्टेनेबल स्टेट बनाएंगे, वो तो सब करेक्ट है। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि इजराइल की जो पावर है, एक डिराइव्ड पावर है। ये 100% आज अमेरिका की वजह से है, क्योंकि अगर अमेरिका अपना हाथ उठा लेती है और कहती है कि अब इजराइल अपने आप अपनी सुरक्षा करे, तो इजराइल नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से जो भी पीस डील मिस्टर ट्रम्प दे रहे हैं, शायद वो कुछ हद तक कर भी पाए। आज के तारीख में लगता नहीं है कि 2 मिलियन जो लोग हैं वहाँ गाजा में, आप एक ऐसा प्लान बना सकते हो जहाँ पर एक खुशहाली से हरा भरा सा गाजा आप फिर से बनाओगे। कौन इसके लिए पैसे दे रहा है? कौन ऐसे पैसे देगा जो बिल्कुल कि ये इन लोगों के लिए घरें फिर से बनाएंगे? $30 बिलियन का डैमेज जो हुआ है, 3 लाख जो घर बिल्कुल ध्वस्त हो गए हैं,
उनको फिर से बनाकर बस इनको ही सौंप देंगे जो गाजा के लोग हैं। मुझे नहीं लगता ये रियलिस्टिक है, लेकिन मान लो ये रियलिस्टिक भी होता और ये इस तरह का प्लान भी बन जाता, लेकिन जो 65,000 लोग मरे हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी बेघर कर दिया है या बाहर भेज दिया है, जिन्होंने इस तरह की क्रूरता देखी है एक फौज की, क्योंकि यहाँ पर बराबरी की बात नहीं है इसका। हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2006 के बाद उन्होंने वहां पे ना कोई इलेक्शन होल्ड किया है और वो पावर ऑफ द गन के साथ गाजा में रूल करते हैं। ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं है जिसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। हालांकि भारत ने आज तक हमास को एक टेरर ग्रुप नहीं करार दिया है, लेकिन लोग मानते हैं अक्टूबर 7 के जो अटैक्स के बाद कि हमास ने जो किया था वहां पे एक टेररिस्ट एक्ट था। तो आप बराबरी एक टेररिस्ट एक्ट करने वाले मिलिटेंट ग्रुप की एक गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं कह सकता है कि मुझे आज बदला चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सारे वो प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं जहां सिविलियन कैजुअलिटीज कम हो। और यहाँ पर 65,000 लोग मरे हैं, उनमें 20,000 तो बच्चे ही हैं। और आप कहना चाहते हैं आप बदला ले रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो इज दैट अ प्रोपोर्शनेट रिस्पांस? दिस इज नॉट जस्टिस, इट्स अ बदले की कोई जगह है ही नहीं। आप अगर आप एक स्टेट हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हो, तो रूल्स ये जरूर मानते हैं कि यू हैव अ राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, तो दे हैव अ राइट टू कैरी आउट ऑपरेशंस अगेंस्ट हमास। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशंस कैरी आउट किए, इसमें जाहिर है जब आप हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर रहे हो, जब स्कूल्स को बॉम्ब कर रहे हो, बच्चों को स्नाइपर्स के साथ मारा जा रहा है, तो स्टार्वेशन का जिसका जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने जो किया है आज तक, यूएन एजेंसी उसको जेनोसाइड बुलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की क्रूरता को देखने के बाद आप फिर एक सामान्य जीवन पे जा सकते हो। जो देश इजराइल के साथ वेस्ट एशिया में काम कर रहे थे, क्या वो चाहते भी तो वो अपने लोगों को समझा पाएंगे कि अब हम बस सामान्य तौर से इजराइल के साथ अब काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो रियलिस्टिक है, शायद हॉस्टेजेस की रिलीज जरूर जल्दी से होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। हॉस्टेजेस के रिलीज के लिए जो सीज फायर इजराइल से मांगा जा रहा है, वो भी जल्द से जल्द होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो प्लानिंग है, उस पे मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे कभी ने कहा, अगर आप स्टेबलाइजेशन फोर्स करना चाहते हैं, हमने पहले भी देखा है अमेरिका किस तरह से धक्के मार के तालिबान ने अफगानिस्तान से अब तो निकाला है उनको, या इराक से आज तक अमेरिकन ट्रूप्स है वहां पे, लेकिन कितने लोग मरे हैं वहां पे। अब तो इस तरह की जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का वो जिक्र कर रहे हैं, मुझे पता है कि आज बहुत देशों ने इसकी सराहना की है और कहा है हम सब विलिंग है, लेकिन कौन से देश हैं जो अपना सिक्योरिटी वहां पर भेजेंगे? किस देशों को से अमेरिका को ये पैसे मिलने वाले हैं? क्या वर्ल्ड बैंक के पैसे डालेगा? कौन करेगा ये सब? इन सब प्रश्नों के जब तक जवाब नहीं आएंगे तो एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल पीस शुरुआत ही नहीं हो सकती। बातचीत है कि द लार्जर क्वेश्चन कि टू स्टेट सोल्यूशन कैसे बनेगा, जिसका जिक्र ही नहीं किया है। आप गाजा प्लान पे देखें जो मिस्टर ट्रंप ने लिखा है, उन्होंने कहा ये सब अगर शर्तें मानी जाएंगी तो फिर एक बातचीत शुरू होगी एक टू स्टेट सोल्यूशन पे। तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत ही दूर है। कबीर, आपके फाइनल कमेंट्स इसी मुद्दे पर, क्योंकि हाइपोथेटिकली अगर प्रिजनर स्वैप हो भी जाए, सीज फायर किसी तरीके से हो भी जाए, जो गाजा को रीडेवलप करने की बातें की गई इस 20 पॉइंट प्लान में, डज इट रियली साउंड लाइक अ रीडेवलपमेंट प्लान और अ रियल एस्टेट प्लान? टोनी ब्लेयर जैसे शख्सियत को इसमें लेकर आना, जिनके पीछे इराक वॉर का पूरा एक ब्लॉट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के नाम पर, जो कभी मिले भी नहीं। तो ये रियली इस प्लान से आपको लगता है कि जो डिस्प्लेस्ड killed Palestinians है उनको कोई उम्मीद नजर आएगी in terms of what happens after, as and when, if the prisoner swaps happen? Look, Smita, talking about two-state solution, talking about redevelopment of some kind of Riviera in the Gaza, whatever it is, whatever those conversations had been, I don't think that they align anywhere with what is required right now. See, ultimately जो अभी का मुद्दा क्या है? अभी का मुद्दा ये है कि आप वायलेंस कैसे रोकें, आप मिलिट्री कैंपेन्स कैसे रोकें कि एक ऐसे मौके पे आए जहां पे जो हॉस्टेज हैं वो वापस घर जा सकें,
और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कम से कम ब्रीदर मिले गाजा में कि आप बात कर सको कि आगे का बेस्ट स्टेप क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि व्हेन हम टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जब तक इजराइल में और हमास के अंदर और या जो भी आता है हमास के बाद, उनमें ये क्षमता नहीं है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं तो कोई नहीं होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया चाहे, चाहे वो कोई और चाहे, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन कोई बाय फोर्स कोई भी नहीं करेगा टू स्टेट सोल्यूशन की, है ना। तो अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिकल एंटिटी आएगी गाजा में या होगी गाजा में, उनकी और इजराइल की जो पॉलिटिक्स है उसकी, दोनों की सहमियत होनी चाहिए कि टू स्टेट सोल्यूशन हो। अभी दोनों में सहमियत नहीं है, तो चाहे यूएस बोले चाहे कोई भी बोले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली राइट नाउ हमें ये देखना है कि देखिए इजराइल के हिसाब से जो हुआ अक्टूबर 2023 में, अगर आप पर पॉपुलेशन डैमेज देखें इजराइल का, सो इट वाज एज बिग एज 9/11 फॉर देम। तो जो उनका मिलिट्री रिस्पॉन्स को आना ही था, that was never going to be the case कि वो नहीं होगा। The problem is the military response came much like what happened till a certain extent after 9/11। मिलिट्री रिस्पॉन्स आया, उसके साइड में जो पॉलिटिकल ट्रैक की जरूरत थी वो किसी ने बनाया ही नहीं इजराइल के अंदर। तो जो आप अगर आपका स्टेटेड एम है कि हम चाहते हैं हमास मिलिटरीली डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद हो सकता है हमास जितना ही बुरा कोई आ जाए, अगर आपने कंसेंसस बिल्डिंग नहीं की अभी तक, फिर आपको फिर से लड़ाई करनी पड़ेगी, आप फिर से सेम स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, these are the larger questions right now rather than anything going beyond to a two state solution या इसके post Gaza reconstruction and all that kind of stuff, कि ultimately which is why Hamas का statement was important, because उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आएगा फ्यूचर में हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सिर्फ हम ही चलाएंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट में जगह छोड़ दी है कि और जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं जो बोला गया था, उनके साथ भी शायद हम काम करने के लिए तैयार हों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट इज जीरो राइट नाउ बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो इजराइल हमास को पॉलिटिकल प्रोसेस में आने नहीं देगा, और मेरे ख्याल से आने भी नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन जो फॉरवर्ड पॉलिटिकल ट्रैक क्या है उसका कोई डिजाइन है ही नहीं अभी। जब तक वो डिजाइन नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कहना कि पीस होगा या नहीं होगा, या अगला क्या होने वाला है, अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है, मुश्किल है कहना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुहासिनी हैदर और कबीर तनेजा, क्योंकि जो तस्वीरें पैलेस्टीन की हैं वो दिल दिलाने वाली हैं, और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए इतना ब्लैक ब्लॉट है ये कि हमने लाइव स्ट्रीम किया है जेनोसाइड को हमारे ड्राइंग रूम्स में पिछले 2023 अक्टूबर के बाद से जो हालात बने, एंड द वर्ल्ड, द यूनाइटेड नेशंस, दे फेल्ड पैलेस्टीन, द पीपल ऑफ गाजा, क्योंकि इस युद्ध को बहुत पहले रुकना चाहिए था। इस मसले का सलूशन आज तक नहीं हो पाया है। अब जो कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर भी रही हैं पैलेस्टीन के इंडिपेंडेंस को, जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, फ्रांस हो, कनाडा हो, वो भी टू लिटिल टू लेट के तौर पर नजर आ रहा है। टू स्टेट सॉल्यूशन भी, जब डेमोग्राफी, ज्योग्राफी इतनी बदल गई हो, क्या टू स्टेट सॉल्यूशन एक्चुअली वायबल रह भी जाता है? इवन दैट इज द बिग क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और तमाम दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद यही करेंगे, प्रेयर्स फॉर पैलेस्टीन एंड पीस इन गाजा ऑलवेज। लेकिन आपको छोड़ जाते हैं तस्वीरों के साथ में दुनिया भर में जो पैलेस्टीन के सपोर्ट में लोग निकल रहे हैं सड़कों पर, अपने सरकारों पर दबाव बना रहे हैं, उन तस्वीरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए मेरी यूट्यूब स्टेशन में। नमस्कार, आदाब।